हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से। तो देखिए फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए फंडामेंटल का अगर अपन हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है आधारभूत, मतलब जो कि बेस होता है। बेसिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं नेचर के अंदर, वो आपको स्टडी करना है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पूरे नेचर के अंदर फोर्सेस बहुत सारे होते हैं, बट वो सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस से। मतलब फंडामेंटल फोर्सेस से ही वो फोर्स कहीं ना कहीं आते हैं। तो देखिए द फोर्स विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक मस्क्यूलर फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन एंड इलोंगेशन of spring and string, fluid and gas pressure, electric, magnetic, interatomic and intermolecular forces are derived force as their originates are due to the few fundamental forces in nature। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उनके थ्रू लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेट उठा रहे हो या अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर मस्कुलर फोर्स का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद में है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हो तो आपके हाथ में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हो। या फिर जैसे अगर आप पेपर पे लिख रहे हो तो आपके पेन के और पेपर के बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आप लिख पाते हो। रोड पे अगर आप चल रहे हो तो सरफेस के बीच में और पैरों के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ इंट्रोड्यूस होता है। फोर्सेस ड्यू टू कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, फोर्सेस कंप्रेशन के कारण और इलोंगेशन के कारण। कंप्रेशन मतलब कि अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास में, स्प्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग, उसका या तो कंप्रेशन या फिर उसका एलोंगेशन, दोनों ही केसेस में भी फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर आपने उसको कंप्रेस किया तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और अगर आपने इसको खींचा तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। फ्लूइड एंड गैस प्रेशर, फ्लूइड का मतलब जैसे कि मान लीजिए एयर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड ही बोलते हैं। जो फ्लो हो सके दैट इज फ्लूइड। गैस का और फ्लूइड का प्रेशर ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कब, जब आप अगर मान के चलिए कि जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको गैस पे आपने रखा और टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये प्रेशर होता है फ्लूइड का और गैस का। बहुत सारे आप वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। अगला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू जो फोर्स लगता है, मान के चलिए कि एक चार्ज आपका यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। चार्ज आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये फोर्स डिपेंड करेगा इन चार्जेस के नेचर पे। अगर ये चार्जेस सेम है तो आपका जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, और अगर चार्जेस आपके सेम नहीं है, मतलब कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। अगला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट के थ्रू लगता है। मैग्नेट यानी कि जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है आपके पास में, ये वाला, जिसका एन पोल है, ये एस पोल है। दूसरा मैग्नेट आपने रख दिया जिसका मान लीजिए ये एन पोल है और ये एस पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करता है। अगर मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है इंटर एटॉमिक फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स आर डिराइव्ड फोर्सेस। ये सारे के सारे जो फोर्सेस है सारे डिराइव्ड फोर्सेस हैं। ऑलराइट, एज देयर ओरिजिनेशंस आर ड्यू टू अ फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब ये सारे जो ओरिजिनेट होते हैं कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है वो फंडामेंटल फोर्सेस होता है नेचर के अंदर, जो कि टोटल 4 फोर्स होते हैं। यानी कि हमारे पास में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। 2 फोर्सेस होते हैं आपके माइक्रो लेवल पर और 2 फोर्सेस होते हैं आपके मैक्रो लेवल पर। माइक्रो मतलब कि बहुत छोटे लेवल पर, और मैक्रो मतलब कि बड़े लेवल पर। जैसे सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फोर्स है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल बॉडीज फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन देम बाय द अर्थ। देखिए ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको जैसे पता है कि हमारी अर्थ है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अर्थ की ग्रेविटी अपनी इतनी होती है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होता है कि हर कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने r नाम दे दिया। तो ये वाला मास और ये वाला मास, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। रिमेंबर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन ही लगाता है, अट्रैक्टिव ही होता है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, वो फोर्स इक्वल होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। m1 का मतलब है पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 का मतलब है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, r का मतलब है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो जो फोर्स होगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। ये क्वांटिटी कहाँ से है? आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसके अंदर न्यूटन बोलता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब आप दोनों को कंबाइन करके लिखते हो तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो F इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे g, कैपिटल G, जिसको हम बोलेंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये होता है फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला। तो अगर मान लीजिए यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी हो, जिनके अंदर मास है, आपके घर में जो भी चीज़ रखी हो, बेड हो गया, चेयर हो गई, ग्लास, टेबल, कुर्सी, बुक, व्हाटएवर, जो भी आपके पास में है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो और आप ये पता कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अपनी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इनका मास ज़्यादा न होने की वजह से इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत कम लगता है और ये चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओके, सो ये अपना था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि काफ़ी वीक होता है। मतलब हम ये मानते हैं कि जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है पूरे यूनिवर्स में वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट, यानी कि ऐसा फोर्स जो दोनों को कंबाइन करके, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को कंबाइन करके बनाओ, ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें चार्जेस की, तो अगर अपन इलेक्ट्रो की बात करें मतलब चार्जेस, तो चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है इन चार्जेस के नेचर के ऊपर। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे इस फोर्स को अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कुलम्स के लॉ से निकालते हैं, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ना है, और वो लॉ होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस फोर्स के थ्रू हम लोग, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। ये तभी अप्लाई होता है जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। ओके, मतलब जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उसके बाद में जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो मोशन में आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके जब हम बोलते हैं तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो देखिए, इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। चार्जेस जो कि रेस्ट पर होते हैं वो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन रखते हैं। अट्रैक्शन कब रखेंगे? बिटवीन अनलाइक चार्जेस, मतलब कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच में जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एंड रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस सेम है, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो उस केस में दोनों के बीच में जो लगेगा वो रिपल्शन लगेगा। या अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी रिपल्शन लगेगा। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों मिलाकर जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये आपके सिर्फ फोर्सेस का इंट्रोडक्शन है। बाकी जो आप जब फिजिक्स पूरी पढ़ोगे तो उसमें ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपकी डिटेल में आ जाएंगे, तब उनकी अपन हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये भी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने के पर्पज से है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट फोर्स है अपने पास में
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अट्रैक्टिव ही रहेगा हमेशा बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में। एक प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन क्या होता है, एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं इन अ न्यूक्लियस। इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन दोनों के बीच में जो लगता है वो इक्वली लगता है। जनरली अगर हम देखें तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल करना चाहिए, लेकिन इस फोर्स के कारण वो रिपल नहीं करता है। इस फोर्स के कारण ये फोर्स सभी पे अट्रैक्टिव ही लगता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, दैट डजंट मैटर, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही हो, तो ये फोर्स हमेशा आपका अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, मतलब एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, एंड अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, राइट। Recent discoveries show that protons and neutrons are built of elementary particles quarks। अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी रिसर्च वगैरह से पता चला है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स काफ़ी छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ों को अपन बोलते हैं क्वार्क्स। ये भी 12th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ओके। एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फोर्स बाइंड टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या करता है, बाइंड करके रखता है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को इन द न्यूक्लियाई। किसी भी एक न्यूक्लियाई के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, उसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बन पाता है, राइट। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड हैंस ऑफ द एटम्स एंड अल्टीमेटली ऑफ ऑल मैटर दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। और क्या करेगा, जब एक किसी भी फोर्स से, मतलब ये क्या करेगा कि न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को बाइंड करके रखेगा, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, और स्टेबिलिटी की वजह से एटम बन पाएगा, और एटम्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उसके बाद में कंप्लीट आपका मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर। तो कोई भी अगर मैटर पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे जो रोल होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है, राइट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अपने पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसे नाम से हमको पता चल रहा है कि वीक होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वीक भी नहीं होता। तो देखिए देखते हैं इसको। दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। एक चीज़ है कि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो होता है ये सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरली आप इस फोर्स को देख नहीं पाते। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि जब न्यूक्लियर प्रोसेसेस वगैरह होती है उसी में ये फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, और अपने को सिर्फ उतना ही पढ़ना है इसमें। सच एज द बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। जब बीटा डीके पार्टिकल का क्या होता है, बीटा का डीके होता है, मतलब बीटा डीके यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मतलब स्प्लिट्स होते हैं, स्प्लिटिंग होती है एटम्स की। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल। जब बीटा डीके होता है तब उस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो इमिट करता है, क्या इमिट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल इमिट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब जब न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इमिट करेगा किसको, एक तो इलेक्ट्रॉन को और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल को, कॉल्ड न्यूट्रिनो। जो अनचार्ज पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो, ठीक है। सो इस केस में आपका ये फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, ओके। अब दिस पार्टिकल वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय वॉल्फगैंग पॉली इन 1931। 1931 में वॉल्फगैंग पॉली नाम के साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल को प्रेडिक्ट किया था, ऑलराइट। सो ये फोर्स जो है आपके ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली ये सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और ये 3rd नंबर पे आता है। वीक के मामले में 3rd नंबर पे आता है आपका। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेशो दे रखा है, सबसे जो वीक होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg सबसे वीक फोर्स है पूरी यूनिवर्स में। उससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। Fw का मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फोर्स लगता है वो, राइट। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है आपका Fs, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
राइट। पहले नंबर पे आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबसे ज़्यादा वीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ नंबर पे आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इनका ऑर्डर है इनके स्ट्रॉन्ग होने का। सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑलराइट, अब इनका अगर रेशियो देखें तो कितना कौन फोर्स किससे कितना गुना ज़्यादा होता है, तो वो ये रेशियो आपको दे रखा है 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। ये इनके ऑर्डर है इनके स्ट्रॉन्ग होने का, राइट। सो ये अपने फंडामेंटल फोर्सेस थे जो पूरे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे फोर्सेस इन्हीं फोर्सेस से इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में कंजर्वेशन लॉस। कंजर्वेशन लॉस का मतलब क्या होता है, हम आप लोगों ने जैसे 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाना, राइट। या कंजर्वेशन टर्म आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है जनरली कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास में है तो उसको आप न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, और ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जनरली कंजर्वेशन का यही मीनिंग होता है। मान के चलिए कि ये जैसे एक बॉक्स है, इसको नाम देते हैं अपन ए, और एक बॉक्स है जिसको नाम दिया अपन ने बी, और ये दोनों मिलाकर किसी एक ही बॉक्स में रखे हुए हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए एक बॉक्स है आपके पास में जिसके अंदर आपने 5 कॉइन्स रख दिए। ए में आपने 5 कॉइन रखे, बी में आपने 3 कॉइन रखे, है ना। ए के अंदर 5 कॉइन, बी के अंदर 3 कॉइन, सिक्के मान लीजिए कोई भी हैं। ए के अंदर 5 सिक्के हैं और बी के अंदर 3 सिक्के हैं। अब क्या करेंगे कि आपने किसी तरीके से ये जो ए के अंदर 5 सिक्के थे, इनमें से 3 सिक्के आपने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, बी वाले में ट्रांसफ़र कर दिए, है ना। तो बी में ट्रांसफ़र करें तो ए के अंदर अब कितने बचे सिक्के, 2 सिक्के बचे, और बी के अंदर टोटल सिक्के कितने हो गए, 3 और 3 6 सिक्के हो गए, है ना। अब इससे पहले वाला केस देखते हैं। इससे पहले वाले केस में ए के अंदर कितने थे, टोटल 5 थे, बी के अंदर कितने थे, 3, तो दोनों को मिलाकर कितने सिक्के हुए थे, 8। आफ्टर एक्सचेंज, मतलब आपने जब सिक्कों को ट्रांसफ़र कर दिया एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, तब दोनों में मिला के कितने हैं, 6 और 2 8, फिर भी 8 हैं। मतलब जब आप लोगों ने सिक्कों को उधर नहीं भेजा था तब भी 8 थे, जब उधर भेज दिया तब भी 8 हैं। मतलब सिर्फ एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए हैं, सिक्के ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में देखें तो वो चीज़ वहाँ से हट जाती है लेकिन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे हम इसको डिटेल में समझते हैं लॉस के थ्रू। देखिए, अ कंजर्वेशन लॉ इज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, दिस कैन बी वेरीफाइड वाया एक्सपेरिमेंट्स। हम इसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि एक हाइपोथेसिस है, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स वी यूजुअली डील विद द फॉलोइंग 4 कंजर्वेशन लॉज। जनरली हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 4 कंजर्वेशन के लॉ होते हैं। जैसे पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन अदर वर्ड्स, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि एनर्जी को न तो आप ख़त्म कर सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय न क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, है ना, तो एक्चुअल में हम बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ उसका फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े डैम होते हैं, डैम बना के क्या करते हैं कि पानी को काफ़ी हाइट तक स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में एक पर्टिकुलर पोर्शन से पानी को एक टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने के बाद में उससे जनरेटर चलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरा फेनोमेना होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, है ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, जी नहीं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। कौन सी एनर्जी, यहाँ पे जैसे पानी जब आपने स्टोर करना शुरू करा तो पानी की क्या हो जाएगी, स्टोर करने पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती जाएगी।
पोटेंशियल एनर्जी पानी की बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब उसके बाद में पानी को आपने मोशन में लेके आया, मतलब एक किसी भी वॉल्व के थ्रू पानी को क्या करोगे आप, स्पीड से टरबाइन के ऊपर गिराओगे, यानी कि पानी मोशन में आ जाएगा। जब पानी मोशन में आ गया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक। अब पानी आप टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिराओगे, उससे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो घूमने लगेगी। टरबाइन की ब्लेड्स घूमेगी तो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब वो एनर्जी से आप क्या कर रहे हो, जनरेटर चला रहे हो, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कन्वर्जन देखिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हुई। और उस इलेक्ट्रिसिटी का भी आप घरों में बहुत सारे में यूज़ करते हो, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चलाते हो, यानी कि एयर में आप कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद में उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप खाना भी बना सकते हो, माइक्रोवेव ओवन, है ना, हीट के फॉर्म में भी आप उसको यूज़ करते हो। तो एक इलेक्ट्रिसिटी को आपने कितने फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इवन आज की डेट में तो हम लोग गाड़ियाँ भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, है ना। तो एक एनर्जी को हम लोग ने कितने फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं, सिर्फ कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिरता है, मतलब अगर ऊपर से आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे की तरफ गिरते गिरते उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसकी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान के चलिए कि ये सरफेस है, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर सबसे टॉप है, सबसे टॉप पे अगर टोटल एनर्जी मान लीजिए 5 आ रही है तो बीच में भी किसी पॉइंट पर 5 आएगी, नीचे गिरने के बाद भी 5 आएगी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा, एनर्जी का मैकेनिकल कन्वर्जन की हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, राइट। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, राइट। तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अगला देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = m × v। ये आप लोगों को पता होगा। P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान के चलिए कि ये कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने पूरा सिस्टम मान लिया, है ना। अगर आप बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाते हो तो इस ऑब्जेक्ट का जितना लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एयर फिल्ड बलून। एक बलून का एग्जाम्पल देखते हैं। एज डिस्क्राइब्ड अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दिस केस द बलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। एक बलून हो गया और एक एयर हो गई, वो क्या एक सिस्टम फॉर्म करेंगे। अब बिफोर रिलीजिंग द बलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड हैंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज जीरो। मतलब जब आपने उसको रिलीज़ नहीं किया तो उस केस में जो उसका इनिशियल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि बलून रेस्ट पर है, ठीक है। तो रेस्ट पर यानी कि वेलोसिटी उसकी कितनी है, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो P = क्या आ जाएगा, m × 0, यानी कि P मतलब जीरो आएगा, यानी कि जो मोमेंटम है वो कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। As soon as the balloon is set free, air escapes out of it possesses momentum. To conserve the momentum, the balloon moves in direction opposite to that air rushing out. यानी कि जैसे एक बलून है, आपने अगर एयर भर दी उसके अंदर इस टाइप से, उसका ये मुंह है, जब तक आपने उसके मुंह को पकड़ के रखा हुआ है तब तक एयर नहीं निकलेगी, और जब एयर नहीं निकल रही है तब तो वो रेस्ट पर उसका मोमेंटम जीरो है। जब आपने उसका जो पोर्शन उसको छोड़ दिया, मतलब ये वाले को ओपन कर दिया, उसके मुंह को ओपन कर दिया, तो एयर क्या होगी, स्पीड से बाहर की तरफ निकलेगी, और जब एयर पीछे से निकलेगी तो आगे की तरफ बलून फॉरवर्ड होने लगेगा, आगे की तरफ चलने लगेगा। क्यों,
उसके मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, यानी कि एयर पीछे से ब्लो करने लगी और बलून की जो वेलोसिटी वो आगे की तरफ बढ़ गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही केसेस में जो मोमेंटम था वो सेम था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने 9th में पढ़ी भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अगर रिकॉइल ऑफ गन देखा अगर आपने कि जैसे गन से अगर हम लोग फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, बुलेट के आगे जाने से गन भी पीछे की तरफ झटका खाती है मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये लीनियर नहीं है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, गलती से वही वाला यहाँ पे प्रिंट हो गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, लीनियर मोमेंटम में और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस इतना है कि लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में लगता है और एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर एक सर्कुलर डायरेक्शन में लगता है, या फिर आर्क अगर बन रहा हो। आप इतना समझ लीजिए कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, इन अ टॉर्नेडो एज द एयर रशेस टूवर्ड्स द सेंटर। टॉर्नेडो में क्या होता है कि जो एयर होती है वो सेंटर की तरफ रश करती है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज। जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये आपको 7th चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल में उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिक्रीज होता है। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर स्पीड ऑफ द एयर इंक्रीजेज। देखिए इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल, कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम को। इसका फॉर्मूला होता है आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बोलिए या एंगुलर स्पीड बोलिए एक ही बात है। अगर आपको एल को कांस्टेंट रखना है, राइट, इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ को क्या होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कम होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एल इक्वल टू मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू है 5 और ओमेगा की वैल्यू मैं लेता हूँ 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। अब आपको 15 ही रखनी है, एल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एंगुलर स्पीड बढ़ गई, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, करेक्ट, 3 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 7.5 हो गई। अब अगर 3 की वैल्यू 7.5 हो गई तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7.5 का 2 में करोगे तो 15 ही आएगा, मतलब एल हमेशा कंजर्व रहेगा। एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी एल को कांस्टेंट करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर स्पीड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, देखिए इट सेज दैट द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। दिस मीन्स दैट एनी सिस्टम दैट is not exchanging mass or energy, its surroundings will never have a different total charge at any two times. For example, if two objects in an isolated system have a net charge of 0 and one object exchanges 1 million electrons to the other, the object with the excess electrons will be negatively charged and the object with the reduced number of electrons will have a positive charge of the same magnitude. The total charge of the system has not and will never change. इसका मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि चार्जेस भी क्या होते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा कांस्टेंट होते हैं। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे NaCl का अगर अपन एग्जांपल लें, सिर्फ फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। अगर इसको हम आइसोलेटेड मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने आइसोलेटेड मान लिया, तो देखिए आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एनर्जी का और मास का एक्सचेंज नहीं करेगा। जितनी एनर्जी है और जितना मास है वो उतना ही रहेगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि Na की हम बात करें तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 11 होते हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर अपना 11 होता है। Cl में कितना होता है, 17 होता है। अब जब NaCl के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो Na में कितने बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10, क्योंकि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, मतलब क्लोरीन को दे देगा। Cl में कितने हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 18 हो जाते हैं।
Na के ऊपर हम प्लस चार्ज लगा देते हैं, Cl के ऊपर माइनस चार्ज लगा देते हैं। अब ज़रा देखिए, ये केस जब इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था तब Na में और Cl में दोनों में मिलाकर कितने थे, 11 और 18 दोनों मिलाकर हो गए 28, ठीक है। दूसरे केस में जब इन्होंने रिएक्शन कर ली, रिएक्शन के बाद में नंबर ऑफ चार्जेस अगर अपन देखें तो 10 और 18 दोनों मिलाकर कितने हुए, 28। मतलब पहले भी उतने ही थे, अब भी उतने ही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफर हो गए, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। यानी कि जितने चार्जेस पहले थे आफ्टर भी उतने ही रहे। आफ्टर क्या, कोई भी रिएक्शन हुई या अगर कोई भी चार्जेस का ट्रांसफर हुआ तब भी चार्जेस उतने ही रहेंगे पूरे सिस्टम के अंदर। एक बॉडी पर कम हो जाएंगे लेकिन वो दूसरी बॉडी के पास चले जाएंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, बाकी ये चीज़ें आपको 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ऑलराइट, सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।